And at the moment with us, we have Mr. Rakesh Shetty of the Indian National Congress. So let's ask him whether this is relevant right now, considering the fact that over 40 people have died in the Nanded hospital. Rakesh Shetty साहब नमस्कार. वंदे मातरम. वंदे मातरम सर. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. राकेश शेट्टी साहब, आज देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए कि कैसे शरद पवार साहब ने ये किया, मेरे साथ ये किया, वो किया, वो किया. लेकिन सर अभी सरकार तो देवेंद्र फडणवीस साहब की है. अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि हम लोग बड़े भाई हैं, वी आर द बिग ब्रदर, जो बीजेपी चाहेगा आखिर में वही होगा. तो ये नांदेड़ में और उसके बाद संभाजी नगर में जो अस्पताल में हो उसके लिए फिर जिम्मेवारी क्यों नहीं ले रहे, उसके लिए क्यों नहीं खड़े होकर बोल रहे कि भाई ये हमारी जिम्मेवारी है. राकेश शेट्टी साहब बताएं. बिल्कुल, देखिए जो देवेंद्र फडणवीस जी का स्टेटमेंट आज मैंने भी सुना. आप खुलासा तो कर रहे हो, जो बैकडोर मीटिंग्स होती है उसका खुलासा कर रहे हो, मगर जो रियल ग्राउंड में आज आप सत्ता में, आज आपके पास बहुमत है और बहुमत से भी बहुत ज्यादा आपके पास ज्यादा बहुमत है, बिकॉज आज अजित पवार भी एक गुट आपके साथ है. इसके बावजूद आप महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन नहीं करा रहे हो कॉर्पोरेशन का. बजाज साहब, प्रदीप जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सिचुएशन आज के डेट पे इतना खराब है कि वो डर रही है कि वो कोई चुनाव नहीं कराना चाहती. आज मुंबई देखिए आप, महानगर पालिका अभी करीबन 2 साल होने को आ रहा है. कोई कोई महानगर पालिका 3 साल, 4 साल, 5-5 साल से आज एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया गया है और डायरेक्ट मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के आदेश से वो कॉर्पोरेशन चल रहे, जो कि गलत बात है. अब ये जो भी नांदेड़ में हुआ है, ये सब लापरवाही इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार का एकमात्र एजेंडा है कि जो उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी कह रहे हैं ना, 50 कोके लेके सरकार बनाई है, वो सच बात है. उसका रिकवरी किया जा रहा है. इसलिए अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, हाउसकीपिंग स्टाफ नहीं है, नर्सेस नहीं है, डॉक्टर नहीं है. और इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों से वादा करती थी डबल इंजन की सरकार. अगर डबल इंजन की सरकार आज केंद्र में भी आप हो, राज्यों में भी आप हो, सब कॉर्पोरेशन भी सभी आपके अंदर है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है. फिर भी अगर आप रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पा रहे, उसके बाद भी इतना बुरा हालत है अस्पतालों का, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदार मात्र भारतीय जनता पार्टी जी. नारी पर जितनी आबादी उतना हक. राहुल गांधी जी, जितनी आबादी उतना हक. बिहार के कास्ट जो सेंसस के बाद जहां निकला कि अराउंड ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी मिलके 84% है, उसके बाद राहुल गांधी जी ने यह स्लोगन दिया. तो मोदी जी का आगे जाके कहना है कि पहले मनमोहन सिंह जी कहा कि द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज बिलोंग टू द माइनॉरिटीज एंड अमंग द माइनॉरिटीज द मुस्लिम्स. प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है कि मनमोहन सिंह जी ने यह बोला. और आगे जाके बोल रहे कि अभी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक, पर मोदी जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी आबादी गरीबों का है और मैं गरीबों के लिए काम कर दूंगा. नाउ हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट, शेट्टी साहब? हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट? Manmohan Singh ji has quoted Manmohan Singh ji, has quoted Rahul Gandhi ji, and he says Garibi is the biggest problem, not caste. देखिए, ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है. नरेंद्र मोदी जी जब खुद चुनाव लड़ रहे थे तो वो अपने आप को ओबीसी बुला कर लोगों को बोल रहे थे मैं ओबीसी हूं, मुझे वोट दीजिए. जब उन्होंने इस देश के राष्ट्रपति एक दलित को बनाया, वो कहते कि देखिए मैंने दलित को रिप्रेजेंटेशन दिया, मैंने दलित को राष्ट्रपति बनाया. आज आपने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, तो आप एक कह रहे हो ना, आदिवासी महिला को मैंने राष्ट्रपति बना. तो इसका मतलब क्या? अगर आपने ये तो कहा नहीं कि कोई गरीब है इसलिए मैं उनको बना रहा हूं, तो उनका करनी और कथनी में दोनों में फर्क है. और ये बात सरासर वो इतना बड़े पटल में बैठ कर वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी जी ये जानते हैं कि अगर किसी माँ को 10 बच्चे हैं और वो सभी को अगर पेट भरना है तो सबको इक्वल रोटी देना पड़ेगा. तो वही राहुल जी बोल रहे हैं कि जिसको जितना संख्या है उस हिसाब से उनका अधिकार होना चाहिए. एंड आई थिंक इट इज ट्रू. और सब लोग एक बात भूल रहे, जब भी हम बात करते हैं कि जैसे बिहार का सेंसस के बाद जी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, आप कोई भी कास्ट के हो,
सिर्फ आप एसटी और एससी छोड़कर बाकी आप कोई भी कास्ट के हो, ओबीसी हो, मगर अगर आपका आय मतलब आपका इनकम 7 लाख पर ईयर से ज्यादा है तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आप ओबीसी रहे, आप सिर्फ एससी और एसटी को छोड़कर बाकी जितने भी रिजर्वेशन लगा हुआ है उसका एक डायरेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट से भी है कि 7 लाख से अगर साल का इनकम आपका ज्यादा है तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो राहुल जी जो कह रहे हैं वो सत्य बात कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी तो इतना झूठ बात कर रहे हैं कि आपको मैं बता रहा हूं कि हमारे देश में एक क्रांतिकारी लीडर थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, वो लोगों को ये बोलते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तो ये कोई गरीब आदमी को ये कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बना रहे, अपने मित्र गौतम अदानी को हर चीज दे रहे। अब हाल ही में आपने देखो संगी सीमेंट था गुजरात में, क्या किया उन्होंने, श्री सीमेंट करके कंपनी एक्वायर करने वाली थी, इसलिए श्री सीमेंट के ऊपर ईडी का रेड करा दिया, सीबीआई भेज दिया, इनकम टैक्स भेज दिया। श्री सीमेंट ने बोल दिया बाबा मैं रेस से बाहर हूं, अदानी साहब ने जाकर एक्वायर कर लिया संगी सीमेंट और पोर्ट। तो इस तरीके मतलब अगर पॉलिटिशियन आपके पार्टी में नहीं आ रहा है तो आप उधर ईडी भेज देते हो। बिजनेसमैन आपके दोस्त को सरेंडर नहीं करता, जैसे जीवीके एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट जीवीके ने बनाया था, नई मुंबई का कॉन्ट्रैक्ट जीवीके को मिला था। अब वो आपके दोस्त को नहीं दे रहा तो उसके पास इनकम टैक्स का ईडी का रेड करा दिया। दोनों बाप बेटे को आप ईडी के दफ्तर ले गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने पूरा का पूरा एयरपोर्ट सरेंडर कर दिया अदानी जी को। तो देश की जनता ये देख रहे कौन व्यक्ति अपने पद पे आने के बाद किसको लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा था ना कि मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ विकास अपने दोस्त गौतम अदानी का कर रहे और किसी का नहीं। राहुल गांधी जी जब कहते हैं कि ओबीसी जातीय जनगणना होना चाहिए, मोदी जी कह रहे हैं कि अगेंस्ट लिप सर्विस, जस्ट लाइक 27 इयर्स आप सिर्फ महिला के बारे में सोचते रहे। मोदी जी बोला हमने 2 दिन में महिला शक्ति वंदन अधिनियम क्लियर कर दिया। वैसे ही ओबीसी का मोदी जी कहना कि राहुल गांधी जी इज जस्ट लिप सर्विस। बोले कास्ट सेंसस करो, कास्ट सेंसस, बोले 17 पीएम्स बीजेपी प्रोपेगेंडा, बोले 17 प्राइम मिनिस्टर हो गए इस देश का, उसमें से 2 ओबीसी थे, only 2 OBCs in 75 years we had only 2 OBCs where Congress ruled for majority of the time. That is what the BJP propaganda is. More than 60 years the Congress has ruled. You had only 2 OBC prime minister, one is Deve Gowda and the other is Prime Minister Modi, Narendra Modi ji. So he says जैसे आपने कहा कि अभी is projecting that, the BJP is projecting that he is one of the few OBC ministers, and that is what BJP has done. The Congress is doing, Shetty Saab is only doing lip service. That is what the BJP says. महिला को जो आरक्षण देने की बात है, आपको याद होगा कि कॉर्पोरेशन जेडपी जिला परिषद में जो 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया था वो कांग्रेस ने दिया था। और वुमेन रिजर्वेशन जो पार्लियामेंट हो या लोकसभा हो या राज्य विधानसभा हो, इसका जो बिल आया ये ऑलरेडी कांग्रेस के समय में राज्यसभा में पास किया गया। दुर्भाग्यपूर्ण वो लोकसभा में पास नहीं किया गया था क्योंकि उस समय इस बिल का विरोध किया गया था। इस बार नरेंद्र मोदी जी ने जब पटल पे बिल लाए तो उसका पूरा समर्थन सभी पार्टियों ने किया है। तो वो अकेला इसका जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत बात है। And Mr. Rakesh Shetty, did Dr. Manmohan Singh really say this? I've been trying to look for it. I've heard his speech also, which he made to the Planning Commission, which everybody has been quoting ad nauseum since his first term, since Dr. Manmohan Singh's first term, that the first right on all resources belongs to the Muslims. He actually didn't say that. Never. No, he actually didn't say that because I have right here an actual transcript of the statement. Now, hang on a minute. I'm sure our viewers would like to hear this too. This is very important. ये जो इन्होंने कहा ये राकेश शेट्टी साहब एक सेकंड, इन्होंने कहा था, आई कोट फ्रॉम डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये प्लानिंग कमीशन के सामने, उस वक्त नीति आयोग नहीं था, प्लानिंग कमीशन थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा द कंपोनेंट प्लान्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स विल नीड टू बी रिवाइटलाइज्ड. We shall have to devise innovative plans to ensure that minorities, especially the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. Scheduled castes, scheduled tribes
Muslim minority, other minorities must have first claim on resources. The government has a myriad other responsibilities whose demands will have to be fitted within the overall resource availability. The Planning Commission will of course undertake a thorough review of ongoing programs to eliminate those which have outlived their original rationale. But we cannot escape the fact that the centre's resources will be stretched in the immediate future and an increasing share of the responsibility will have to be shouldered by the state. This is what Dr. Manmohan Singh said. Correct. Bajaj sir, this So is, don't you think the Congress should reply to this properly? कि यार कब कहा था ये तो नहीं बोला था यार. नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्या है और उन्होंने इस देश के लिए क्या किया है, आज इस देश की जनता वो देख रही है और समझ रही है. और जो स्टेटमेंट इन्होंने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी को अधिकार देने का बात किया, ये कंप्लीटली गलत है, फॉल्स है, एंड इट इज कॉल्ड एज हाफ ट्रूथ. बिकॉज यही भारतीय जनता पार्टी करती है, पूरा झूठ नहीं बात करती, आधा करती है. उन्होंने एससी एसटी सभी जाति धर्म के लोगों के लिए अधिकार का बात कर रहे हैं, मगर आप सिर्फ मुस्लिम इसको टारगेट करके बता रहे हैं. नहीं आप सर वो आप ही की बात कर रहे हैं ना, जैसे आप कर रहे हैं. आप फॉर एग्जांपल मोदी जी का 15 लाख की बात करते हैं. अब मोदी जी ने तो कभी भी नहीं कहा मैं हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा. मोदी जी ने ये कहा अगर स्विस बैंक का पैसा वापस आ जाता है तो हर एक को 15 लाख मिल सकते हैं, ऐसा कहा था. सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज डू दैट, बट द प्राइम मिनिस्टर यूजुअली इज बेटर ब्रीफ्ड. मेरा ये कहना है. राकेश शेट्टी साहब. सर, जो प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर को पटना में लेके आता है जी जो प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर जो पटना आया नहीं, उसको लेके आए थे वो जी, जी, अपने भाषणों में. जी. उन्होंने एक बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उधम सिंह उनके वक्त है, उनके से सीखा है, ऐसा करके एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने. मतलब जो लोग 100 साल के डिफरेंस में है, दो अलग अलग ईरा में पैदा हुए थे, उनको एक साथ लेके आके कहे कि ये लोग दोनों विचार मंचन करते थे गंगा के घाट पे. ये शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री के स्पीच राइटर हिस्ट्री का गूगल भी रिसर्च नहीं करते. कोई 18वीं सदी में पैदा हुआ है, कोई 19वीं सदी में, उन दोनों को मिला लेते प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में. लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जीतते हैं सर, फिर भी मोदी जी सबसे पॉपुलर लीडर रहे हैं, फिर भी लोग मोदी जी को ही वोट करते हैं. ये क्या बात है, ये बताएं. इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री समझाएं सर. ये देखो, आज आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को मैं आपको आपके शो में लास्ट टाइम पे भी बताया कि 2019 में इनको करीबन 37% के आसपास वोट मिला था. 36.7%. करेक्ट, 36.7% वोट कंप्लीट एनडीए को मिला था सर. नहीं, एनडीए को जरा ज्यादा मिला था, बीजेपी को 36% मिला था. जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री सिटिंग प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं और आपको अगर 36% पब्लिक ने आपको वोट किया है, इसका मतलब 67% ने आपको रिजेक्ट किया है. 63%. जी. हमारा जो संविधान का सिस्टम है, हमारा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें यस भारतीय जनता पार्टी के 300 के ऊपर 303. उसके कारण आपकी सरकार बनी. मगर अगर आप इस देश की जनता का अगर मन का टटोलोगे तो उन्होंने लिटरली नरेंद्र मोदी जी को रिजेक्ट किया. और आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूं राजीव बजाज जी, प्रदीप जी, 2024 में जो हमारा इंडिया अलायंस बना हुआ है, ये कटिबद्ध है, एक साथ है, और लोगों के पास घर घर जाकर जो 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 सालों में जो वादा पहले 2013-14 में किया था, और वो विश्वासघात जो पब्लिक के साथ किया है, वो हम घर घर जाके उसका प्रचार करेंगे. चाइना से लाल आंख करके बात करने वाले थे, 4500 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने कब्जा कर लिया मोदी जी के राज्य में. मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे तभी. उसके बाद एलपीजी जो सब्सिडाइज रेट पे 450 रुपीस में था, वो 1100 में चला गया. पेट्रोल जो 70 रुपया में था वो 100 रुपया के ऊपर चला गया. इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम हाई है. गरीबी, अब मिडिल क्लास के लोग गरीबी रेखा में ज्यादा जा रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे. एफडीआई ज्यादा आना चाहिए था, नहीं आ पा रहे. स्टार्टअप इंडिया इनका फेल हो चुका है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है. और पूरे देश में जो हिंदू मुस्लिम को भिड़ाने का काम किया है, डिवाइड एंड रूल का काम किया है, इसके कारण पूरे दुनिया में
हमारा इमेज, इस देश का इमेज खराब हो रहा है। और उसका हाल ही में उदाहरण ये है, इतना बड़ा G20 समारोह करने के बावजूद जॉय बिडेन हमारे चले जाते हैं वियतनाम, और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी और इस देश को क्रिटिसाइज किया, जिसका भी हम विरोध करते हैं, उसका निषेध करते हैं। मगर ये सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जी के 10 साल शासनकाल में हमारे पूरे दुनिया में हंसी के पात्र बने, क्योंकि इनका जो नीतियां है, पॉलिसीज है, ये देश विरोधी है। तो सर ये बता दें कि पिछली मर्तबा क्या हुआ, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, कन्याकुमारी से लेकर के वो श्रीनगर तक गए, अब वो गए लद्दाख गए, मोटरसाइकिल पे लद्दाख गए, उसके बाद वो ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठ गए, ट्रक के अंदर बैठ गए, उसके बाद वो सोनीपत के अंदर धान की जो खेती होती है उसके अंदर जीन्स ऊपर उठा करके वो किसानों के साथ काम कर रहे हैं, इधर जो लक्कड़ मंडी है दिल्ली की उसके अंदर जा करके कारखानों के साथ काम कर रहे हैं, कारपेंटर्स के साथ काम कर रहे हैं, मतलब और कुलीस के साथ जो बेचारे भार उठाते हैं, पोर्टर्स जितने हैं हमारे रेलवे स्टेशन में, उनके साथ काम कर रहे हैं। तो ये भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू हो चुकी है या शुरू होने वाली है, या इसी को हम माने दिस इज भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, ये जो अभी देख रहे हैं हम लोग? हाँ, ये जो जब राहुल जी ये कूलियों के साथ बैग उठा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया विंग ने बहुत हंसी उठाई कि इसको देखो बैग उठाने नहीं आते जी। बेवकूफ लोग ये नहीं समझ रहे हो कि वो एक सिंबॉलिक होता है, वो समझना चाहते कि कूली ये जो लोग मतलब कैसे उठाना चाहिए, एक मिनट, कैसे उठाना चाहिए सर बैग? नहीं, जो मतलब उनका गलत तरीके से बैग उठाया, मतलब कैसे, ऐसे पीछे से उठाना चाहिए? उन्होंने बोला ये उल्टा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ये बात है। मगर हमें भी पता है, अगर मैं किसी के जैसे कि आप कल किचन में चले गए तो बहुत सारा चीज आपको पता नहीं होता है। नहीं, मुझे होता है सर, मुझे मालूम है, मैं जाता हूँ किचन में से आपकी लड़की आपको समझा देगी कि ये ऐसे बनाया जाता है। तो राहुल जी सर मुझे समझाना पड़ता है, यहाँ उल्टा होता है। जी जी बताएं जी, राकेश शेट्टी साहब। यू मे बी अ वेरी गुड कुक देन। यस आई एम सर। तो even though I say it myself, का जो प्रॉब्लम है वो समझने गए थे जी, उनको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या उनको इंश्योरेंस मिल रहा है, क्या उनको कोई बीमा करा रहे हैं, कि वो इतना साल काम करने के बाद कोई हादसा होता है तो उनको एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। जब तक ये सब नहीं करेंगे तो जब हम सरकार में आएगा तो इनके लिए सोल्यूशन भी नहीं ला पाएंगे। तो ये अच्छा टाइम है कि राहुल जी हर अलग अलग लोग अलग अलग वर्ग के पास जा रहे हैं और समझ रहे कि इनका प्रॉब्लम और इश्यूज क्या है, क्योंकि जब तक आप मरीज का इलाज करने से पहले उसको डायग्नोस करना जरूरी है। मेरे को लगता है राहुल जी वही कर रहे हैं। मगर आप पे सीरियस चार्ज और लगे हैं राकेश शेट्टी साहब। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि द कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज आउटसोर्सिंग द डिसीजन मेकिंग, यू आर आउटसोर्सिंग डिसीजन मेकिंग एंड द बिग लीडर्स विद इन द पार्टी, पार्टी के अंदर जो बड़े नेता हैं उनका मुंह बंद किया जा रहा है, उनको बोलने नहीं दे रहे। और आपने मोदी जी आगे जाके कह रहा है कि जो डिसीजन मेकिंग आउटसोर्स किया है वो देश हित में नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, देश के खिलाफ काम करने वाले हैं। और पीछे पीछे बीजेपी का सोशल मीडिया कैंपेन चला हुआ कि चाइनीज गांधी करके स्लोगन देना शुरू। तो क्या ये अभी जो रेड्स हो रहे हैं वो घूम फिर के ये दिखाएंगे आगे जाके, या हो सकता है कि कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहेंगे, कांग्रेस आउटसोर्स कर रहे डिसीजन मेकिंग, उनके डिसीजन मेकिंग बाहर से आ रहे, देश के बाहर। तो ये क्या अर्थ निकाले प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि प्रदीप जी, राकेश शेट्टी साहब इज आल्सो एन अर्बन नक्सल। यस, and decision making is outsourced and you are run by urban naxals. कैसे how do you decipher what मोदी साहब ने क्या बोले? राकेश शेट्टी साहब आप हैं, आप अर्बन नक्सल हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है आप सब लोग हैं अर्बन नक्सल। बिल्कुल, जो भी उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है, क्रिटिसाइजिंग नेशनल पॉलिसी डजंट मेक मी एंटी नेशनल जी, क्रिटिसाइजिंग माय नेशनल पॉलिसी डजंट मेक मी एंटी नेशनल। आपको बता देना चाहता हूं बजाज साहब, आप और प्रदीप जी कैसे बचे हुए पता नहीं इतने पत्रकारों को जी जो बेदाग तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सरकार को जहां पे वो गलत है वहां पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है आप जैसे पत्रकार को भी अपना वकील से बात कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं बिल्कुल आप लोग राकेश शेट्टी साहब, वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, वी आर नॉट डिसअपॉइंटेड कि हमारे पास कोई है नहीं, वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि चाइना हैज नॉट सेंट एनी इवन अ सिंगल रूपी टू मी, एक पैसा नहीं भेजा सर, आप सिफारिश कर दीजिए।
नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि देखो, जो ये सबको पता है 2024 से पहले जितने पत्रकार है जो फेयर एंड फ्री बात कर रहे हैं, अपना वॉइसेस, लोगों का वॉइसेस जैसे स्क्रीन पे लेके आ रहे, जैसे आप दोनों कर रहे हैं, बहुत जल्द आपका भी आवाज दबाने की कोशिश किया जाएगा। और आपका अकाउंट और ये सब तो पड़ा हुआ है, किसी उनका चाचा बैठा है चाइना में, उसको बोल देगा आपको डोनेशन भेज देने को। वाह, कितना टाइम जाता है आपके सर? मुंह में घी शक्कर सर। हाँ, तो फिर आ जाएंगे, उसके पीछे ईडी आ जाएगी। तो इट वोंट एक हैपन। बात सबको पता है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसे पत्रकारों के ऊपर रेड किया जा रहा है, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। बड़े बड़े पत्रकार आज यूट्यूब पे आ गए ओनली बिकॉज वो फ्री एंड फेयर पत्रकारिता करना चाहते हैं, मगर उनके जो चैनल है, उनके पेपर के मालिक, उनको धंधा करने में इंटरेस्ट है, उनको रेवेन्यूज गवर्नमेंट से आती है, इसलिए वो पत्रकारों को दरवाजा दिखाया गया है। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। सर, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 इट वाज सपोज्ड टू स्टार्ट अराउंड 2 अक्टूबर, व्हाई हैज इट बीन पोस्टपोन्ड सर? क्या हो गया मतलब अभी देखिए, आगे? भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे गुजरात से पश्चिम बंगाल तक जो जाने वाली थी, ये यात्रा प्रोसेस में है, उसका प्लानिंग हो चुकी है, मगर वही है कि डेट्स है, राहुल जी को उसके ऊपर निर्णय लेना है कब शुरू करना है, क्योंकि इस बीच में 5 राज्यों के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो वो सब देखते हुए वो बहुत जल्द इसके ऊपर निर्णय लिया जाए। वंडरफुल। तो यहाँ महाराष्ट्र में शेट्टी साहब, सुप्रिया सुले जी ने आलोचना किया कि ये खूनी सरकार है, खूनी सरकार। मंत्री को रेसिग्नेशन देना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर फॉर नांदेड़ एंड औरंगाबाद शुड बी रिजाइन, दे शुड बी रिजाइनिंग। नथिंग इज दिस गवर्नमेंट उस पर सोच ही नहीं रहा। 3 इंजन है, 3 इंजन में 1 इंजन काम ही नहीं कर रहे, 1 इंजन नाराज होकर बैठे हैं, सुप्रिया सुले जी का कहना है। और आगे जाके उन्होंने कहा कि ये ट्रिपल इंजन सरकार पिछले 3 महीने में, यार इतने भी टाइम हो सब तो जुड़े हैं साथ 3 ट्रिपल इंजन, देयर इज नो गुड वर्क डन इन महाराष्ट्र, सुप्रिया सुले जी का कहना है। कैन व्हाट कैन यू डिसिफर व्हाट सुप्रिया सुले जी व्हाट शी मेंट बाय दैट? नहीं, देखिए, मैं तो आपको ये कहता हूँ, सुप्रिया जी को कुछ भी उम्मीद नहीं लगाना चाहिए, कोई रिजाइन नहीं करेगा ये सरकार में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इतना अच्छा डायरेक्शन देने के बावजूद कि एकनाथ शिंदे का जो विप है वो इलीगल है, जैसा विप इलीगल है तो खुद मुख्यमंत्री इलीगल है, मुख्यमंत्री इलीगल है तो ये सरकार महाराष्ट्र में जो चल रही है ये इलीगल सरकार है। और जब यही सरकारी इलीगल है तो आप उनसे अपेक्षा कर रहे हो कि उनके मंत्री रिजाइन करें, मुझे नहीं लगता कोई करेगा। अगर इस सरकार को हटाना है तो इस देश के और इस राज्य के जो जनता है वही हटाएगी, और वो सिर्फ इलेक्शन के दौरान होगा। शेट्टी साहब, जो कर्नाटका में ईद ए मिलाद के दिन हुआ था, जिस प्रकार से रॉयटिंग हुआ, जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम एक वातावरण वहां पर बना शिवमोगा में, तो आगे जाके यानी एक यात्रा निकला, तलवार यात्रा। तो आपको लग रहा है कि तलवार यात्रा ईद ए मिलाद के दिन निकालना और फिर आगे जाके स्टोन पेल्टिंग, स्टोन थ्रोइंग, प्रशासन का फेलियर कह सकते हैं क्या? इस चीज को आगे जाके देखे नहीं प्रशासन ने, या वी फाइंड दैट एक कॉन्स्पिरेसी है? कैसे शेट्टी साहब इसको देखते हो आप? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, प्रदीप जी, बजाज जी, आप देख लेना, इस देश में ये जानबूझकर दंगे भड़काए जाएंगे और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड रॉयट्स रहेंगे, क्योंकि आज आपने काम तो किया नहीं है, आपके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं, आपके पास आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार नहीं है, तो जब आपने कुछ परीक्षा और एग्जाम के लिए कुछ तैयारी नहीं है तो आप गड़बड़ कराओगे, और ये सरकार प्रायोजित हो जाएगा इस देश में, क्योंकि हमने इसका ट्रेलर हरियाणा में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा। महाराष्ट्र जैसे सांगली जैसी जगह पे कभी हुआ नहीं, वहां पे रॉयट्स करने की कोशिश ये लोग ने किया गया। हमारे हरियाणा में इन्होंने शुरू किया, और धीरे धीरे हमें दिख रहा है ये माहौल देश का खराब करने का कोशिश भारतीय जनता पार्टी का है। और मैं खुलेआम मीडिया में कह रहा हूं कि जैसा चुनाव नजदीक आएंगे, ये लोग इस तरीके रॉयट्स को बढ़ावा देने का काम पर क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के वापस आने की कैंपेन पर? क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, उनके जितने प्रवक्ता हैं वो ये कहते हैं कि इस बार 350 पार, ऐसा उनका कहना है। देखो, यही विश्वास जेपी नड्डा जी को हिमाचल प्रदेश में था और नरेंद्र मोदी जी को कर्नाटक असेंबली चुनाव के समय था।
और ये जनता जो है ना वो सब देखती है और देखने के बाद समझती है, और वो अपना निर्णय इलेक्शन के दिन जरूर दिखाएगी। और Rakesh दो- Shetty Saab, I heard you on that. Of course, we will continue to have discussions on that. But there is something which is very close to my heart. I want your reaction to that, because since we really have come to the end of this interview, this is really my last question to you, unless Pradeep ji wants to ask something more. Sir, अभी हाल ही में 14 सितंबर की बात है, शायद 14 के 11 सितंबर की बात है, अनंतनाग में हमारे 3 जांबाज ऑफिसर, एक हमारे DYSP साहब इमरान भट्ट साहब, हमारे कर्नल साहब मनप्रीत सिंह, हमारे मेजर साहब, उनको मार दिया गया। उनके साथ में उनका एक राइफलमैन भी था, और उसके बाद एक और जवान को मार दिया गया। सर, 5 लोगों को मार दिया गया, अभी तक भारत की तरफ से कोई रिटेलिएशन हुआ नहीं है। नथिंग हैज हैपेंड। व्हाट इज गोइंग ऑन? अ कर्नल, सर, किलिंग अ कर्नल, I don't know, I'm sure you must be having some family in the army or in the armed forces. सर, आर्मी में जब किसी ऑफिसर, कोई पलटन का कोई ऑफिसर मरता है ना, तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। करेक्ट। सो व्हाई आर वी होल्डिंग बैक? व्हाट इज गोइंग ऑन? यहाँ तो कहा गया था घर में घुस के मारेंगे, अब तो मतलब 1 महीना होने को आ रहा है सर, अब तो 3 हफ्ते हो चुके हैं इस घटना को। देखिए, वो चुनाव के नजदीक ये सब ये लोग का ड्रामाबाजी करते नरेंद्र मोदी जी। आज आपको बताता हूँ कि ये जो दिन हादसा हुआ जी, जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन भारतीय जनता पार्टी एक सेलिब्रेशन कर रही थी G20 के सक्सेस का। जी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स को लगा कि इस दिन अगर हम सेलिब्रेशन करेंगे तो मैसेज गलत जाएगा, इसलिए उन्होंने सभी मीडियाओं में एक सर्कुलेट किया कि ये कार्यक्रम को हम रद्द कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कुछ लीडर्स अभी भी ऐसे हैं जो समझते कि अगर इस देश का जवान इस देश के लिए न्यौछावर हो गया और दूसरी तरफ हम अगर इसको सेलिब्रेट करेंगे तो ये जो मैसेज है गलत जाएगा। मगर 2 घंटे बाद फिर से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बोला गया कि कोई कैंसिल नहीं करेगा, सेलिब्रेशन G20 का जो हमने बड़ा काम किया है इसका सेलिब्रेशन किया जाएगा। और आपने देखा वो शर्मनाक विजुअल था, सभी न्यूज चैनल्स में एक स्क्रीन में चल रहा था कि ये जवान के जो घर वाले ये रो रहे, देश का पूरा माहौल खराब हो चुका है, देश के लोगों का पूरा सिंपैथी जवान के परिवार की तरफ था क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना पति खोया है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बड़ा लैंड क्रूजर गाड़ी के ऊपर मोदी जी खड़े हुए और ऊपर से फूल बरसाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक चीज है और गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री को ये पता होना चाहिए कि जब कोई जवान का ये हादसा हुआ है और हमारे जवानों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, तब आपको इस तरीके का शर्मनाक सेलिब्रेशन नहीं करना। You know, I want to understand from you, Rakesh Shetty साहब, ये अलायंस, इंडिया अलायंस किस प्रकार से आप लोग जोड़ कर रखोगे? बिकॉज केजरीवाल जी ने पंजाब में सीनियर कांग्रेस लीडर को अरेस्ट किया ऑन एन ओल्ड डेटेड ड्रग केस के हिसाब से उनको अरेस्ट कर दिया। और केजरीवाल जी पंजाब में आगे जाके ये बोला कि पंजाब पहले करप्शन के नाम से जाना जाता था, आज मैंने पूरे पंजाब को ट्रांसफॉर्म किया हूं। आज पंजाब में MSMEs 2,80,000 के आसपास हो गए, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया। पहले के जो सरकार थे वो ब्रेड बनाने वाले कंपनी से लेकर ढाबे वाले से हिस्सा लेता था। तो ये अल्टीमेट क्रिटिसिज्म कांग्रेस का ही है कि पुराने सरकार ये कर रहा था। तो ये अलायंस कब तक, बिकॉज बार बार आप एक दूसरे को अटैक करते रहोगे तो जो राहुल जी का विजन है, द आइडिया ऑफ इंडिया विल इट स्टे? राकेश शेट्टी साहब, विल इट स्टे टिल 2024? देखिए, सही, आपका क्वेश्चन सही है और मैं आपको बता देना चाहता हूं, पंजाब हो दिल्ली हो, यू आर राइट, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दोनों का वहां पे कार्यकर्ता की ये मांग है कि हम अलग अलग लड़े और ऐसा है। कलकत्ता में आप देखोगे तो ममता बनर्जी और CPI है और कांग्रेस है, वहां पे भी लॉगर हेड्स है। मगर मैं आपको बताता हूँ, आज ये जो 26 पार्टी एक साथ आई है ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आई है। ये जानती है सभी पार्टियां, अगर इस वक्त हम 2024 चुनाव में हम साथ में अगर नहीं आए तो 2024 के बाद इस देश में जैसे आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, उसके बाद पूरा इमरजेंसी लग जाएगा। इसलिए जितने
But I hope you remain united. I hope better sense prevails. मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो जो एमएलए जिनको अरेस्ट किया वो पुराना केस है, उनके ऊपर आरोप लगे थे, और अगर कोई कांग्रेस का व्यक्ति ने कोई भी गलत काम किया तो उनको जो कानूनी कार्रवाई हो तो होना ही चाहिए ना। कांग्रेस करके उसको छोड़ नहीं सकते आप, जो भी कार्रवाई है वो कोर्ट में जाएगा उनको। और आज आम आदमी पार्टी के संजय सिंह साहब को भी अरेस्ट कर लिया गया है, वो तो खबर आपके पास होगी जी। आज सुबह 7 बजे वो जो आज की तारीख का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो पहुंच गया वहां पे इनको एजुकेट करने के लिए। तो मतलब आज इस देश में हालत ऐसा है कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली में बहुत सारे स्कूल का कायाकल्प कर दिया, बहुत बढ़िया स्कूल उन्होंने बनाया। हम खुद दिल्ली में गए तो एक स्कूल में मैं खुद विजिट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर सही में अच्छा हुआ है, क्लासेस, बेंच, उधर सीसीटीवी कैमरास सब बने हुए थे। जो कोई आदमी जो अच्छा काम कर रहा है उसको जेल भेजना के काम कर रहे। जो व्यक्ति ईडी का नोटिस है, रेड हो गया है, हाई कोर्ट ने बोला कि इसको अभी जेल भेजो, ऐसा व्यक्ति को ये लोग महाराष्ट्र के अंदर मंत्री बना रहे। मैं हसन मुश्रीफ साहब का बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर वारंट जारी है, फिर भी कोई अरेस्ट नहीं कर रहे, अगले दिन उनको यहाँ पे मिनिस्टर बना दिया। तो ये 2 उदाहरण से हमें पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पॉलिसी बहुत साफ है। जो हमारे साथ है, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, उनके साथ ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा, और जो अपोजिशन के लीडर है या जो बिजनेसमैन उनके दोस्तों को अपना बिजनेस नहीं भेजेंगे, उनके सभी के ऊपर इस देश में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का कार्रवाई होगा। Right, thank you so much, sir. And by the way, that incident that we mentioned on Anantnag took place on September the 14th. 14 सितंबर का इंसिडेंट है। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और डीएसपी हिमायू मुजम्मिल भट्ट, 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, 3 लोगों को शहीद कर दिया गया। एंड स्टिल नो रिटेलिएशन। आई एम सरप्राइज्ड। एवरीबडी इज वेटिंग फॉर समथिंग। एनीवे, थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. All the very best to you. Thank you very much for joining us, Mr. Shetty. So Thanks, sir. Thank you. Pradeep ji, we had discussed this earlier also, if you remember, बिल्कुल, that we expect Mr. Modi to retaliate. and that's why he was elected for. The whole Yes. country overwhelmingly elected him for having zero tolerance where national security is It's been concerned. 20 days. And this was serious breach of national security. सब 20 So दिन हो there's गए। no आज today Nationalism और national security में जो compromise नहीं करेगा, जी। that is why they've elected him. I mean, प्रदीप जी, he this can't was- compromise on that. सर ये सितंबर 14th बिल्कुल। का वाकया है। आज अक्टूबर है। People अक्टूबर। are not happy with some reports coming, for unconfirmed reports coming that Hafiz Saeed का लड़का को मारा गया या Hafiz Saeed का right hand को मारा गया. That is, people don't want that. People want a proper confirmed retaliation. But we haven't done it. We can't claim that we have done it, have we? I mean, how can we That's claim what I that we said. have done it? Yeah, you're absolutely Proper confirmed retaliation. right. Official retaliation. Yes, yes. जी बिल्कुल। So एक people हमारे are waiting for that. सर फुल कर्नल मनप्रीत सिंह। Usually 1 month में होना चाहिए. Whatever the logistics you talk about, जी। movement of weapons It or is war. 20 days. Yes, yes. It's 20 days right now, and I think it's terrible. What is happening over here is absolutely terrible. And it leads to demoralization within the armed forces. कि भाई हमारे कर्नल साहब की और हमारे मेजर साहब की और हमारे DYSP साहब की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कहने का मतलब Usually the army retaliates on its own. on its own, where अगर कुछ हुआ तो they don't जी। even listen to the commander. They don't listen to anyone. They don't listen to anyone. They avenge it, like we see it's on many others. But probably Right. it's too much. I hope something happens. At the moment with us from the Maharashtra